Hello friends, welcome to Topper's Notes. Today, that is 22nd of June 2022, I will be covering the following article. The first article is to end illegal mining, MP plans to make it legal in parts of चंबल सेंचुरी. मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ प्लान किया है कि चंबल सेंचुरी में जो इलीगल माइनिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ऊपर है. सेकंड, फार्मर्स सेट टू स्ट्राइक गोल्ड विद फ्लावर्स. सो कुछ मैरीगोल्ड फ्लावर के रिगार्डिंग अपडेट है केरला से, उसके बारे में. थर्ड, फाइव स्टेट्स नीड टू टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज डेट लेवल्स. आरबीआई की कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है कि जो 5 स्टेट्स हैं उनकी अनस्टेबल डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है और उनको कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है. फोर्थ, इंडिया फेसेस नियर टर्म चैलेंजेस. जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली रिपोर्ट आती है उसमें उसने कहा है कि इंडिया को नियर टर्म कुछ चैलेंजेस है जो कि टैकल करने होंगे. फिफ्थ, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने जो स्ट्रेस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन पे और रिलेटेड इश्यूज़ पे. एंड सिक्स, इन डिटेल बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. So this topic is about to end illegal mining. मध्य प्रदेश plans to make it legal in parts of चंबल सेंचुरी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसके काम से फ्री करने के लिए जो बहुत ज़्यादा उसका टाइम जाता है, रिसोर्सेज जाते हैं, एफर्ट्स जाते हैं फाइट करने में इलीगल माइनिंग को. रिसेंटली कुछ क्लैशेस भी हुए थे जिनमें डेथ हुई है. तो इन इश्यूज़ को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा है कि वो नेशनल चंबल सेंचुरी में कुछ स्ट्रेच को, यानी कि एटलीस्ट ऐसे 5 स्ट्रेचेस को जो कि 292 हेक्टेयर्स ज़मीन के होते हैं, उनको प्रपोज कर रही है कि उनको लीगल माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाए, क्योंकि जो सैंड माइनिंग है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2006 से बैन है. ये जो प्रपोज्ड साइट्स होंगी ये कौन कौन सी होंगी? बरोदिया घाट जिसमें 9.49 हेक्टेयर है. उसके बाद दलरना, राजघाट, पीपराय, बरबसिंग और बदापुरा, ये कुछ एरियाज़ है जिनमें टोटल मिला के 292 हेक्टेयर की ज़मीन होगी जिसको प्रपोज किया जा रहा है माइनिंग के लिए. जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रपोजल इन 5 स्ट्रेचेस के लिए है ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके कॉन्फ्लिक्ट को किनके साथ, इलीगल माइनर्स के साथ, और सपोर्ट मिले उनको लोकल एरिया का, और फैच करे रेवेन्यू फ्रॉम द रॉयल्टी. एडिशनली जो प्रपोजल है वो बेसिकली ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए. यानी कि अब तक ये इलीगल माइनर थे, अब ये कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे अंडर द न्यू पॉलिसी, और फिर इन्हीं को जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी कि आसपास के जो एडजेसेंट सेंचुरी की लैंड है उनमें कोई इलीगल माइनिंग ना हो, जो कि 4 टाइम्स है इनकी लीज एरिया से. सो दोज हु आर डूइंग इलीगल माइनिंग विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू चेक इलीगल माइनिंग इन द अदर एरियाज़ जो ओपन नहीं किए गए हैं, और अगर ये उसको नहीं करेंगे अच्छे से चेक तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा. तो ये इसका इट्स बेसिकली कि चोर को पकड़ा दिया कि तुम चौकीदारी करो. जो स्टैंडिंग कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसने बेसिकली इस प्रपोजल को रिसेंटली कुछ मीटिंग्स के अंदर कंसिडर भी किया है. अगर हम नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है. अब अलोंग अ टोटल स्ट्रेच ऑफ 435 किलोमीटर ऑफ चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी पार्वती मध्य प्रदेश में. एक इम्पोर्टेंट बर्ड हैबिटेट है यहाँ पे, और जो चंबल सेंचुरी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल्स, रिवर डॉल्फिन्स, मगर, क्रोकोडाइल्स और कुछ रेयर टर्टल स्पीशीज़ भी हैं. ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलती भी हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है. और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लीगल क्वायरीज ऑन चंबल सिंस 2006 इलीगल सैंड माइनिंग हैज़ परसिस्टेड इन द एरिया, और काफ़ी बड़ा भी और जिसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस भी होते हैं. उन्हीं से रिलीज़ करने के लिए ये प्रपोजल है. सो फार्मर्स सेट टू स्ट्राइक गोल्ड विद फ्लावर्स. न्यूज़ में क्या है? फार्म ट्रायल कैरी आउट किए गए कृषि विज्ञान केंद्र सदनंदपुरम में, केरला में, जिसने कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स को ओपन अप किया है फार्मर्स के लिए.
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फ्लावर्स की इन ओनम एंड अदर फेस्टिवल इन दैट एरिया। तो जो रिसर्च है वो अराउंड किसके हैं, मैरीगोल्ड की कुछ वैरायटीज़ के। जो रिसर्च टीम थी उन्होंने ऑप्ट किया 3 वैरायटी डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनमें कौन कौन से, पूषा बहर, पूषा बसंती और पूषा नारंगी। ये 3 ऐसी मैरीगोल्ड की वैरायटीज़ हैं जिनके ऊपर बेसिकली ये रिसर्च की गई है। When the first variety yield yellow colors, पूषा नारंगी फ्लावर्स आर ऑरेंज। इनकी शुरुआत के जो 2 हैं, बहार एंड बसंती, इनके येलो कलर के फूल होते हैं और नारंगी के ऑरेंज कलर होते हैं। नारंगी का मतलब ही ऑरेंज ही होता है। थ्रू द ट्रायल पूषा बहार अडेप्टेड वेल टू केरलाज क्लाइमेटिक कंडीशन। इनकी जो पूषा बहार के ट्रायल के दौरान पता लगा कि उसने काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया है केरला की क्लाइमेटिक कंडीशन में, और जो यील्ड थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। डिमांड जो थी मैरीगोल्ड के लिए वो बढ़ जाती है 2 सीजन्स में। सो फार्मर्स कैन स्टार्ट कल्टीवेशन मेनली टारगेटिंग द ओनम मार्केट। जब ओनम का फेस्टिवल आता है उसके लिए वो बेसिकली कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। मैरीगोल्ड का हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्ट किया जाता है इसको आफ्टर 80 डेज। फ्लावर कैन बी हार्वेस्टेड आफ्टर 80 डेज ऑफ प्लांटिंग एंड द फार्मर्स कैन सेट अप नर्सरीज बाय द सेकेंड वीक ऑफ मे, ताकि टाइमली फ्लावरिंग और जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट भी किया जा सके। ओनम के बाद प्लांटिंग टाइम कैन बी एडजस्टेड क्रिसमस और सबरीमाला सीज़न के हिसाब से, क्योंकि फिर ओनम के बाद इन्हीं 2 सीज़न के अंदर डिमांड बढ़ती है। जो प्लांट है वो नॉर्मली फ्लावर करना शुरू कर देता है विद इन 45 to 60 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, और जो यील्ड है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है बाय 80 डेज ऑफ प्लांटिंग। इनकी जब तक 80 दिन के होते हैं तब उसके मैक्सिमम पे जो यील्ड है वो पहुंच जाती है। सो ये है ओवरऑल अबाउट मैरीगोल्ड और उसका रीसेंट अपडेट फ्रॉम केरला। मेंस आंसर राइटिंग, और इनके जो 3 टाइप है, पूषा, नारंगी, बहार, बसंती, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है, फ्लैग अप की है कि 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बहुत सीरियसली होके ज़रूरत है ऐसे स्टेप्स लेने की कि स्टेबलाइज हो सके उनकी डेट लेवल्स, जिनमें कौन कौन से हैं, बिहार, केरला और पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। और ये 5 हाईली स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं। कैसे किया है इन्होंने, टेकिंग इनटू अकाउंट वार्निंग साइंस जो फ्लैश हो रहे थे बाय डिफरेंट इंडिकेटर्स, और ये रिजर्व बैंक की स्टडी ने कहा है। अगर रिजर्व बैंक की जो स्टडी है उसको देखें स्टेट फाइनेंसेस पे, तो एक जो चीज़ आइडेंटिफाई की जा सकती है, अ कोर सबसेट ऑफ हाईली स्ट्रेस्ड स्टेट्स फ्रॉम द अमंग द 10 स्टेट्स आइडेंटिफाई बाय द नेसेसरी कंडीशन इज डेट टू जीएसडीपी रेशियो। इनकी डेट टू जीएसडीपी जो स्टेट की जीडीपी रेशियो है उसको अगर देखें तो वो बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से स्टेट्स की सिचुएशन ख़राब है। इसके अकॉर्डिंग जो पंजाब है वो एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगा सबसे ख़राब हालत में, वर्स्ट पोजीशन में, एज इट्स डेट टू जीएसडीपी रेशियो इज़ प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 45% इन 2026 to 2027 विद फर्दर डिटोरिएशन इन इट्स फिजिकल पोजीशन। जो करंट पोजीशन है उससे भी ज़्यादा ख़राब, और 2026-27 तक लगभग 45% का डेट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल भी प्रोजेक्टेड है कि वो एक्सीड कर जाएंगे 35% बाई 2026-27। ये जो स्टेट्स उनको ज़रूरत है कि वो अंडरटेक करें कुछ सिग्निफिकेंट करेक्टिव स्टेप्स ताकि स्टेबलाइज हो सके उनकी डेट के लेवल्स। और उनके डेट टू जीएसडीपी रेशियो के हिसाब से देखें तो पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा टर्न आउट टू बी द स्टेट विद हाईएस्ट डेट बर्डन। ये ऐसे 10 स्टेट्स हैं जिनका डेट टू जीएसडीपी रेशियो काफ़ी हाई है। These 10 states account for around half of total expenditure by all the state governments in India. इनकी यही अकेले सारे स्टेट गवर्नमेंट के बराबर एटलीस्ट 50% तो ये अकेले ही ये 10 स्टेट्स ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं।
और एक और जो कंसर्न दिखने को मिला है आरबीआई की रिपोर्ट में वो है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। जो रिपोर्ट में बोला गया है कि उनके स्टेट्स के जो खुद के रेवेन्यू हैं इन स्टेट्स में से, इन 10 स्टेट्स में से, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब और केरला, इनके रेवेन्यूज़ भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं ओवर टाइम, जिससे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में है। इनका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी काफ़ी वोलेटाइल है, कभी मिलता है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, और काफ़ी ड्रॉप भी हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स। और जो डिक्लाइन है नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो कौन से सेक्शन में हुआ है? जनरल सर्विसेज में, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स में और इकोनॉमिक सर्विसेज वाली चीज़ों में इनका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसका डिक्लाइन हुआ है। जो शेयर है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दी स्टेट्स वेरीज इन रेंज ऑफ 80 to 90%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनकी 80 to 90% स्टेट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, यानी कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या बाकी स्कीम्स के लिए उन्होंने 80 to 90% टोटल बजट को एक्सपेंड किया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहद कम। तो एज अ रिज़ल्ट फ्यूचर के रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करेगा। कुछ स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरला ऐसे हैं जो 90% जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू अकाउंट्स के अंडर आता है, जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है किसी भी स्टेट के लिए। और जो पंजाब स्टेट है वो वर्स्ट पोजीशन में रहने वाला है डेट टू जीएसडीपी रेशियो के हिसाब से, और 45% एक्सीड कर देगा बाय 2026-2027। सो ये रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से आई है। सो अब इस इश्यू में क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी एनुअल मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आती है उसमें पॉइंट आउट किया है कि जो इंडिया फेस करता है कि नियर टर्म चैलेंजेस, कुछ नियर टर्म चैलेंजेस। तो मिनिस्ट्री ने फ्लैग किए हैं कुछ रिस्क फिस्कल डेफिसिट को लेके, और जो कट आया है एक्साइज ड्यूटीज़ में पेट्रोल एंड डीजल के में उसके रिगार्डिंग। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया फेस करेगा कुछ नियर टर्म चैलेंजेस इन मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीनिंग इन इन्फ्लेशन, कंटेन करना करंट अकाउंट डेफिसिट, बट द कंट्री इज़ रिलेटिवली प्लेस्ड टू वीदर दीज हेडविंड्स कंपेयर टू अदर नेशन। हम ज़्यादा बेटर पोजीशन में बाकी को लेके ये कहा गया। नियर टर्म चैलेंजेस को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा बिना सेक्रीफाइस किए हार्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कंट्री की बड़ी मुश्किल से आई है आफ्टर 2014। इंडियाज़ मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट है, और पेंटअप कैपेसिटी एक्सपेंशन की मदद से प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा, जो कि फिर आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी इंक्रीज़ करेगा। ऑब्जर्विंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट फॉर 2022-23 जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रोथ को फर्दर इम्प्रूव करेगा, और एक अपसाइड रिस्क जो है बजटेड लेवल का ऑफ ग्रोस फिस्कल डेफिसिट हैज़ अमर्ज्ड फॉलोइंग कट्स इन एक्साइज ड्यूटीज इन पेट्रोल एंड डीजल। एंड इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट मे कोज करंट अकाउंट डेफिसिट टू वाइडन। अब जो लॉजिक है कि फिस्कल डेफिसिट से करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ कॉस्टलियर इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है जो वीकन करता है वैल्यू ऑफ रुपी को, और फिर एग्रेवेट कर देता है एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को, रिस्क क्रिएट करता है, और उसकी वजह से वाइडर डेफिसिट क्रिएट होता है और वीकर करेंसी। सो ये जो लॉजिक है कि किसकी वजह से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और उसके क्वेश्चंस को लेकर। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करें, रैशनलाइज करें नॉन कैपेक्स एक्सपेंडिचर को। नॉन कैपेक्स मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को वो कंट्रोल करें, और ये बहुत क्रिटिकल भी हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन ग्रिम हो जाएगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रोथ सपोर्टिव होता है, और फिस्कल स्लिपेज जैसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको अवॉइड करना है। डेप्रिसिएशन रिस्क है कुछ रुपये को लेके भी, क्योंकि एज लॉन्ग एज FPI आउटफ्लोज कंटिन्यूज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन पॉलिसी रेट्स एंड क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग इन एडवांस्ड इकोनॉमीज एज द वेज ऑफ प्रोलॉन्ग बैटल टू कम इन्फ्लेशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रुपये है उसके ऊपर भी रिस्क बना रहेगा, और उसका रिस्क बना रहेगा फॉरेक्स रिजर्व पे।
The imported component of high retail inflation in India has mainly been elevated global prices of crude oil and edible oil. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो क्रूड प्राइसेस है वो कुछ टेम्पर हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे एज ग्लोबल ग्रोथ वीकेंड्स, और जो साइन है कि कुछ स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा उसके, और ओपेक भी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा। इन दो रीज़न से शायद फ्यूल प्राइसेस अब डाउन आ जाएंगे। सो ओवरऑल मंथली रिपोर्ट में देखें तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंसेस के हिसाब से कंटिन्यूसली जो गैप है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। एज अ रिज़ल्ट जो डेफिसिट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ट्रेड बैलेंस में डाउन है तो दैट मीन्स डेफिसिट है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ट्रेड सरप्लस वी आर हैविंग डेफिसिट, और वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है विद टाइम मई 2022 तक। So this topic is about Shah flags importance of data protection। जो यूनियन होम मिनिस्टर है मंडे को उन्होंने बोला है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक साइबर आर्मी जो फ़ॉरेन में लोगों ने क्रिएट की हुई है, एनिमी कंट्रीज़ ने, वो अटैक करेंगे हमारे ऊपर साइबर अटैक्स के ज़रिए, और ऐसे किसी भी अटैक को हमें रेडी होना चाहिए थ्रोवर्ट करने के लिए या टैकल करने के लिए। अमित शाह ने कहा कि जो चैलेंजेस है वो इमिनेंट है डाटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को लेके, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रॉम साइबर अटैक्स, और जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसके साथ ये चीज़ें आनी ही है और इनको टैकल करने की भी रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे क्राइम जैसे मालवेयर अटैक, फिशिंग, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये नए नहीं हैं लेकिन बढ़ते ही चले जाएंगे विद फ्यूचर, जैसे जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उनका रेट भी बढ़ेगा, तो इनके लिए हमें ओवरऑल प्रिपरेशन भी बढ़ानी चाहिए। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो जो नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स है रजिस्टर इन 2012 वे 3,377 थे, एंड इन 2020 इट हैज़ इंक्रीज टू मोर देन 50,000 केसेस बाय 2025, इनकी आज से 4 साल बाद तक, 3 साल बाद तक रेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 231% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 2012 में 3,300, 2020 तक 50,000, और उसको भी अभी कई टाइम्स और बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन है बाय 2025। अगर cybercrime.gov.in ये एक पोर्टल है साइबर क्राइम का कंट्री में जिस पे कंप्लेन करते हैं लोग, 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। उस पर आज तक 11 लाख कंप्लेन आ चुकी है, जिनमें से 2 लाख सिर्फ सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है। So he said कि there has been a 96% reduction in price of internet data, और इन 7 सालों में जो प्राइस है वो कम होने का रिज़ल्ट ये है कि ज़्यादातर यूज़र्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और इसकी वजह से जो क्राइम्स वाली सिचुएशन है वो भी बढ़ेगी। एज अ रिज़ल्ट जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी इंक्रीज़ होगा। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। कंटेक्स्ट क्या है? सेंटर हैज़ बैंड द सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 से बैन हो गया है। न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया है गैजेटेड नोटिफिकेशन लास्ट ईयर, जिसमें अनाउंस किया था बैन, और ये फेज्ड बैन है। और अब उसने डिफाइन कर दिए लिस्ट ऑफ आइटम जो बैन कर दिए जाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से, आज से कुछ दिन बाद। सो मैन्युफैक्चर, import, stocking, distribution, sale and use of such plastic including polystyrene and expanded polystyrene commodities shall be prohibited with effect from 1st of July 2022। सो जो प्लास्टिक आइटम्स है वो कम्प्लीटली बैन हो गए हैं फ्रॉम जुलाई 1, 2022। उनमें ईयरबड्स हो, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, पोलिस्ट्रीन, थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, फोक, स्पून, नाइफ, स्ट्रो, ट्रेज, रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म, सिगरेट पैकेट्स, ये सब 1 जुलाई से बैन। और जो प्लास्टिक बैग होंगे उनको थिकर करने का भी प्रपोजल है कि फ्रॉम 30th September this year thickness of plastic carry bags has been increased from 50 microns to 75, और दिसंबर 31 से ये थिकनेस को और बढ़ा के 100 माइक्रोन पे ले जाया जाएगा।
अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती क्या है? इट रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम दैट आर यूज्ड वंस एंड देन डिस्कार्डेड, एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना। ये हाईएस्ट शेयर रखता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड और यूज्ड प्रोडक्ट में, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इट अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड ग्लोबली देखें तो 1/3 सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही बनता है। 98% मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अगेन दिस इज़ अ वेरी polluting and have a very high emission rate। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो अकाउंट करता है मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक जो डिस्कार्ड किया जाता है, अराउंड 130 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्लोबली इन 2019। उसमें से कुछ पार्ट बर्न कर दिया जाता है, कुछ बरी कर दिया जाता है लैंडफिल्स में, कुछ डिस्कार्ड कर दिया जाता है डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। अगर करंट ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से देखें प्रोडक्शन के में, तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक 5 से 10% ग्रीन हाउस एमिशन करेंगे बाय 2050। इनकी सिर्फ प्लास्टिक ही 5 से 10% का ग्रीन हाउस एमिशन रखेगा अगर करंट प्रोजेक्शन कंटिन्यू रहता है तो। अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात इंडिया में करें तो इंडिया फीचर्स इन टॉप 100 कंट्रीज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन एंड रैंक्स एट 94, at the top 3 being Singapore, Australia and Oman। यानी इंडिया की पोजीशन यहाँ पे एटलीस्ट 94 है और टॉप 3 कौन है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कंट्री का वो है 11.8 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली, एंड इम्पोर्ट कितना होता है? 2.9 मिलियन मैट्रिक टन। इंडिया का जो नेट जनरेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट है वो है 5.6 मिलियन मैट्रिक टन, और जो पर कैपिटा है वो है 4 kg। अब कौन कौन से आइटम को बैन किया गया है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कंप्लीट बैन है सैचेट्स के ऊपर, जो प्लास्टिक मटेरियल है स्टोर करने के लिए पैकिंग या सेलिंग गुटखा, टोबैको या पान मसाला, तो एटलीस्ट ये अब प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। एंड द आइटम्स ऑन विच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनाउंस किया अ बैन आर ईयरबड्स, बलून स्टिक्स और बाकी चीज़ें जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए, बट मेजरिंग अंडर 100 माइक्रोन्स या बिलो। जो मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी बैन कर दिया था पॉलीथीन के बैग्स अंडर 75 माइक्रोन्स इन सितंबर 2021, और उसको एक्सपेंड कर दिया था फ्रॉम अर्लियर 50 माइक्रोन्स, एंड अब वो आगे जाएगा अप टू 100 माइक्रोन दिसंबर तक। सो फ्रॉम दिसंबर द बैन विल बी एक्सटेंडेड टू पॉलीथीन बैग्स अंडर 120 माइक्रोन्स। द बैन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन फेज, ताकि टाइम मिले मैन्युफैक्चरर को शिफ्ट करने पे फ्रॉम टू थिकर पॉलीथीन बैग्स एंड दैट आर ईजियर टू रिसाइकल, क्योंकि जो थिकर पॉलीथीन के बैग होते हैं उनको रिसाइकिल करना ईजी होता है। वाइल द मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज़ द सेम मशीन फॉर 50 and 75 माइक्रोन बैग, लेकिन मशीन को अपग्रेड करना पड़ेगा फॉर 120 माइक्रोन मैन्युफैक्चरिंग। अब इन्हीं आइटम को क्यों जो चॉइस है फर्स्ट सेट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम की बैन करने की इज़ बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी ऑफ कलेक्शन एंड देयरफॉर रिसाइकलिंग। ये ऐसे मटेरियल है जिनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है और रिसाइकिल करना मुश्किल है, इसलिए इनको सबसे पहले बैन किया जा रहा है। द एनिमी इज़ नॉट प्लास्टिक, सीधे से बस प्लास्टिक होना एनिमी नहीं है, बट वो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में हमेशा रहे वो एनिमी है। सो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो लंबे टाइम तक पड़ा रहे वो एनिमी है एनवायरनमेंट का और ह्यूमन काइंड का, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको कलेक्ट करना और रिसाइकिल करना मुश्किल है तो बाय डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट में रहेगा। तो इसीलिए उसको सबसे पहले बैन किया जा रहा है। When plastic remains in the environment for long periods of time, वो डिके नहीं होता है और वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो फूड चेन में एंटर होता है, फूड सोर्सेज में, और उसके बाद वो ह्यूमन बॉडी में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। रिसेंट काफ़ी ऐसे स्टडीज़ आए जिनमें ये आया है कि यहाँ तक कि ब्लड में से भी फिल्टर अप होके आ रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है बिल्कुल।
ये आइटम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कलेक्ट करने के लिए, स्पेशली क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। डायरेक्टली इनको एनवायरनमेंट में डिग्रेड कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम के स्टिक्स। ये बाद में कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। जो लार्जेस्ट शेयर है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का वो है पैकेजिंग में। लगभग 95% जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पैकेजिंग में ही यूज़ होता है। सो ये जितने भी आइटम चूज़ के हैं ये लो वैल्यू के हैं, लो टर्नओवर के हैं और कोई भी बिग इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं लेके आएंगे। ये भी एक रीज़न है इनको बैन करने का। अब 9 ऐसे रीज़न जिनका ज़रूरी है कि टू रीयूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ए, फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, सालों तक रहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सिर्फ टाइनी परसेंटेज इनकी रिसाइकल हो पाती है, बाकी सारा एनवायरनमेंट में। लीचीज टॉक्सिन इनटू फूड एंड ड्रिंक, ये धीरे धीरे फूड में और ड्रिंक्स में एंटर हो जाते हैं। हार्मोनल डिसरप्शंस और कैंसर कोज करते हैं, फूड चेन में एंटर जाते हैं, मरीन एनिमल्स और बर्ड्स को मार देते हैं और ओशंस को भी, रिवर्स को भी और बाकी वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूट करते हैं। अब इस बैन का इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? तो जो बैन है उसको मॉनिटर करेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर से और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट से, और वो रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे सेंटर को। डायरेक्शंस इशू कर दी गई है नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप सेल नहीं करोगे रॉ मटेरियल ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो इन बैन आइटम्स को बना रही हैं। डायरेक्शन इशू कर दिए गए हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को कि वो मॉडिफाई करे, रिवोक करे कोई भी अगर ऐसी कंसेंट दी गई है टू ऑपरेट इशू जो पहले इशू कर दिए गए थे अंडर एयर एंड वाटर एक्ट, ऐसे किसी भी इंडस्ट्री को जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बना रही है। लास्ट वीक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इशू किया था वन टाइम सर्टिफिकेट 200 ऐसे मैन्युफैक्चरर को जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक बना रहे थे और BI पास्ड स्टैंडर्ड्स फॉर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बना रहे थे। अगर वॉयलेशन किया तो क्या होगा? पिनलाइजेशन होगा अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो अलाउ करता है अप टू 5 years ऑफ जेल और अप टू 1 lakh ऑफ पेनल्टी और बोथ ऑन एन इंडिविजुअल। वॉलेटर्स को आस्क भी किया जा सकता है कि वो कंपनसेशन जो है एनवायरनमेंट डैमेज कंपनसेशन उसमें भी कंट्रीब्यूट करे या पे करे। इसके अलावा कुछ म्यूनसिपल लॉज हैं जो अपने हिसाब के पैनल कोड्स के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि म्यूनसिपलिटी के जो भी लॉज हैं वो खुद के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और सबके अलग होता है। बाकी कंट्रीज़ में अब तक क्या हुआ है? बांग्लादेश पहला देश था जिसने थिन प्लास्टिक को बैन कर दिया था 2002 में। न्यूजीलैंड लेटेस्ट देश है जिसने बैन किया था जुलाई 2019 में। चाइना ने इशू बैन किया है प्लास्टिक बैग को 2020 में, लेकिन वो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में है, इनकी कंप्लीट बैन नहीं है। जुलाई 2019 के तक देखा जाए तो 68 ऐसे देश हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था बाय वेरिंग डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट, सबके अलग अलग डिग्री पे। और वेनुअतु एंड सेशेल्स ऐसे देश हैं जिन्होंने बैन कर दिया है इंक्लूडिंग प्लास्टिक स्ट्रोज आउटराइट। इनकी डायरेक्ट और आउटराइट बैन है क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं इनके एनवायरनमेंट को और एज अ रिजल्ट टूरिज्म, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटराइट बैन किया। सो ये है ओवरऑल बाकी कंट्रीज़ की डिटेल जो डील कर रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से।